इसके अतिरिक्त भूरा कोयला या लिग्नाइट तमिलनाडु के तटीय भागों पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक केंद्रीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियन युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप्स में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यहाँ पाया जाता है, जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप होता है। तेल धारक परत संरंध्र चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो जाता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने में से रोकती हैं। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल से ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात, असम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य। डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, हुंगरीजन इस राज्य में महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से मुक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों एवं विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर्दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री प्रक्रमित किए जाते हैं। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियन युग की अवसादी शैलों में पाया जाता है। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन वर्ष 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। अब तक असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, लेकिन वर्ष 1956 के बाद परिदृश्य बदल गया है। हाल के वर्षों में देश के दूरतम पश्चिमी और तटवर्ती नए तेल क्षेत्र पाए गए हैं। असम के डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में प्रमुख तेल क्षेत्र अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोनसावा तथा लुनेज है। मुंबई हाई, जो मुंबई नगर से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है, को वर्ष 1973 में खोजा गया था। यहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा नदी तथा गोदावरी के बेसिन में अन्वेषण कूपों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है और जब कच्चे तेल की सतह पर पाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोल, केमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में एवं खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार, स्थानीय शहर गैस वितरण (सीओडी) नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन गैस (सीएनजी) तथा घरों में पकाने वाले ईंधन (एलपीजी) के रूप में भी उभर रहा है। भारत में प्रमुख गैस भंडार
मुंबई हाई और अन्य संबद्ध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिसको खंबात गैस बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और वसीम गैस क्षेत्रों को पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इन गैस पाइपलाइनों में भारत गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों तथा उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इनके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है का प्रभावी जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह नवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल, गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इसकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताओं का उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न करता है। अंततः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवभार संसाधनों से समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। इसमें सौर ऊर्जा के दोहन की अपार संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सूर्य किरण को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत प्रभावी माने जाने वाले दो प्रभावी क्रियाएं फोटोवोल्टिक और सौर थर्मल तकनीकें हैं। यह लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण के अनुकूल और निर्माण में आसानी है। आमतौर पर हीटर, फसल सुखाने की मशीनें, कुकर आदि जैसे उपकरण में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के तेजी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि यह कोयला या तेल आधारित संयंत्रों की तुलना में 7% अधिक प्रभावी है तथा परमाणु संयंत्रों की तुलना में 10% अधिक प्रभावी है। भारत में पश्चिमी भाग में गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। पवन ऊर्जा पूर्ण रूप में प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का आसान स्रोत है। प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करके अभियांत्रिकी बिल्कुल सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के
के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सममार्गी पवनों तथा पछुआ पवनों जैसे स्थायी पवन प्रणाली और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय हवाओं, स्थलीय और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भारत ने पहले ही पवन ऊर्जा का उत्पादन आरंभ कर दिया है। इसके बाद एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसमें 45 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चालित टरबाइनें स्थापित की जानी है, जो 12 अनुकूल स्थानों विशेष रूप से सागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जाएंगी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत में तेल आयात बिल भार को कम करने के लिए पवन ऊर्जा को विकसित कर रहा है। हमारे देश में पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावना क्षमता 50,000 मेगावाट की है। इसमें से 1/4 ऊर्जा को आसानी से काम में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म में विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन में पवन फार्म पाए जाते हैं। अपने पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा महासागरीय धाराएं अनंत ऊर्जा का भंडार है। 17वीं-18वीं शताब्दी की शुरुआत में निरंतर ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक विद्युत ऊर्जा प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सक्रिय खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी से भीतर भर जाता है। द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी मुख्यतः पश्चिमी तट गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में, गुजरात के डेल्टा में ज्वारीय तरंग धारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रभावी ढंग से तप्त हो जाती है। यहाँ तक कि यहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है, वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों को ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है या इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह ताप भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिसकी विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित और दूसरी लद्दाख में पूसा घाटी में स्थित है। विचारणीय बिंदु तक भूमिगत ताप के उपयोग का पहला प्रयास 1890 में बोजे शहर इडाहो, यूएसए में शुरू हुआ। यहाँ आसपास के भवनों को ताप के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र नेटवर्क बनाया गया। यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है।
जैव ऊर्जा को ना भैया तुम ही जाने हैं।